नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। साबरमती आश्रम होगा रेनोवेट, आश्रम भूमि वंदना के साथ हुआ भूमि पूजन। साबरमती आश्रम का देश के स्वतंत्रता संघर्ष में अहम स्थान। सिप्री ने जारी की रिपोर्ट, भारत दुनिया में हथियारों के आयात में पहले नंबर पर, यूक्रेन यूरोप में सबसे बड़ा हथियार आयातक। और एएमआर पर एफएओ की रिपोर्ट जारी, भारतीय फिशरीज और पशुधन पर एएमआर सर्विलांस के लिए पहली नेशनल रिपोर्ट, दवाओं के मिसयूज से हो रहा है खतरा। चलिए खबरों की शुरुआत करें। जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता वो अपना भविष्य भी खो देता है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में आश्रम भूमि वंदना के दौरान कही। आश्रम भूमि वंदना के तहत साबरमती आश्रम के रीडेवलपमेंट की नींव रखी गई है। 1200 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान के साथ साबरमती आश्रम के रीडेवलपमेंट का प्लान किया गया है। वर्तमान में साबरमती आश्रम केवल 5 एकड़ में फैला हुआ है। प्लान के मुताबिक नए मेमोरियल को 55 एकड़ में बनाया जाएगा। वहीं आसपास के 322 एकड़ क्षेत्र को इस रीडेवलपमेंट में कवर किया जाएगा। मास्टर प्लान के तहत तकरीबन 20 बिल्डिंग्स को संरक्षित करने का प्लान है। इनमें हृदय कुंज, जो कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा का निवास स्थान था, चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किया गया गांधी मेमोरियल संग्रहालय, और नंदिनी निवास, जो कि अतिथि गृह के तौर पर काम करता था। मानव साधना विनोबा मीरा कुटीर, जहां विनोबा भाव रुके थे, जय जगत एम्फी थिएटर और जुनू रसोडू पुरानी रसोई शामिल हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में जिन आश्रमों का निर्माण किया उनमें साबरमती सबसे अहम आश्रम है। 1893 से 1914 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। वहां उन्होंने नटाल में फिनिक्स आश्रम और जोहान्सबर्ग के बाहर टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित किया था। 1915 में भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने पहला आश्रम अहमदाबाद के कोचरब में स्थापित किया। इस आश्रम को भी रीडेवलप किया गया है। 1917 में साबरमती नदी के पश्चिमी तट पर साबरमती आश्रम का निर्माण किया गया। इस आश्रम को उन्होंने अपने मुताबिक लोकल मटेरियल को इस्तेमाल करके बनाया था। देश की आजादी में अहम रहे 8 अहम आंदोलनों को उन्होंने इसी आश्रम में रहते हुए शुरू किया। इनमें दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिलों की हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह, खादी आंदोलन, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शामिल हैं। आप जानते हैं आश्रम भूमि वंदना के लिए 12 मार्च का दिन ही क्यों चुना गया? दरअसल 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कर के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से ही शुरू किया गया था। महात्मा गांधी अपने 78 चुने हुए सत्याग्रहियों के साथ 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा नमक कानून तोड़ने के मकसद से की थी। नमक सत्याग्रह 3 मायनों में बेहद अहम था। इस सत्याग्रह ने पहली बार महात्मा गांधी को दुनिया का अटेंशन दिलाया। इसे यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया द्वारा कवर किया गया। दूसरा ये कि यह पहला राष्ट्रीय स्तर का बड़ा मौका था जिसमें महिलाओं ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को इसमें महिलाओं को भी शामिल करने के लिए तैयार किया था। तीसरी सबसे अहम बात थी कि इस सत्याग्रह ने ब्रिटिशर्स को एहसास कराया कि वे लंबे वक्त तक भारत पर कब्जा जारी नहीं रख पाएंगे। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया में हथियारों के आयात निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को सिप्री आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में 2014 से 18 के मुकाबले 2019 से 23 में हथियारों के आयातों में 94% की बढ़ोतरी हुई है। यूरोप में यूक्रेन सबसे बड़े हथियार आयातक के तौर पर उभरा है। 2019 से 23 के बीच तो दुनिया भर में हथियार आयात के मामले में यूक्रेन चौथे नंबर पर था। इसकी मुख्य वजह 2022 में रूस द्वारा किया गया आक्रमण है। 2014 से 18 के मुकाबले 2019 से 23 में यूएसए के हथियार निर्यात में 17% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट की माने तो यूएसए ने वैश्विक स्तर पर हथियार निर्यातक की अपनी भूमिका में इजाफा किया है। आपको बता दें, दुनिया भर के देशों को ज्यादा से ज्यादा हथियार निर्यात करना यूएसए की विदेश नीति का अहम हिस्सा है। इसी दौरान रूस के हथियार निर्यात में 53% की कमी देखी गई है।
रूस के हथियार निर्यात में आने वाली कमी ने फ्रांस के लिए एक मौके का काम किया है। फ्रांस दुनिया में हथियार निर्यात के मामले में यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है, जो पोजीशन लंबे वक्त से रूस के पास थी। वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। दुनिया के कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 9.8% की है। ये स्थिति तब है जब भारत सरकार लगातार हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रही है। भारत के हथियार आयात में आज भी सबसे बड़ा हिस्सा रूस का है। हालांकि रूस से हथियार खरीदने में पहले के मुकाबले कमी जरूर दर्ज की गई है। वर्तमान में भारत जितने हथियार आयात करता है उसमें रूस की हिस्सेदारी 36% की है, जो कि 1960-64 में 50% तक हुआ करती थी। भारत दूसरे नंबर पर अपने हथियारों की खरीदारी फ्रांस से करता है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर के देश जो अपने हथियारों के लिए रूस पर निर्भर थे, उन्होंने अपने विकल्पों को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। इनमें फ्रांस एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा। फ्रांस की सरकार अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को खूब सपोर्ट कर रही है। फ्रांस ने इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नाम दिया है। आपको बता दें कि सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और विवाद आदि के क्षेत्र में रिसर्च को लेकर काम करती है। यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस INFAR डेटा जारी किया। यह भारतीय फिशरीज और पशुधन पर AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस के लिए की गई पहली नेशनल रिपोर्ट है। INFAR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत कई सारी लैब्स का एक नेटवर्क है। इसे FAO और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से तकनीकी मदद दी जाती है। इन सब का प्राइमरी काम फिशरीज और लाइव स्टॉक में बढ़ रहे AMR का पता लगाना है। इसके लिए ये लैब्स में कई स्तर पर डेटा का कलेक्शन करते हैं। अब सवाल है कि AMR है क्या और इसकी इतनी चिंता क्यों की जा रही है? जब बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई एंटी माइक्रोबियल दवाओं को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं तो इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। मान लीजिए बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हुआ और उसे ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक दवा दे दी गई, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं हुआ, यानी उस बैक्टीरिया ने दवा से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्रिएट कर लिया है। अब सवाल है कि AMR का संकट क्यों बढ़ रहा है? दरअसल इंसान से लेकर जानवरों और पौधों तक में एंटी माइक्रोबियल्स का बेहिसाब इस्तेमाल किया गया है। जैसे आपने डेयरी सेक्टर में ऑक्सीटोसिन के मिसयूज के बारे में सुना होगा। डेटा के लिए फिशरीज में फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मरीन तीनों से सैंपल्स लिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक S. ऑरियस ने तीनों सिस्टम में पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस शो किया। ऐसे ही E. कोलाई, जो कि इंसानों में ज्यादातर संक्रमण के लिए जिम्मेदार है, उसने लगभग सभी एंटी माइक्रोबियल्स के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाया है। आपको बता दें कि E. कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। अगर इस दिशा में भारत के प्रयासों की बात करें तो साल 2017 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी NAP AMR लॉन्च किया गया था। साल 2013 से ICMR का AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क इसी दिशा में काम कर रहा है। मां जन्म देती है लेकिन सरकारी कागजातों पर पिता का नाम जरूरी होता है। महाराष्ट्र सरकार ने लंबे वक्त से चली आ रही इस प्रैक्टिस पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट ने एक फैसला लिया है। इसके मुताबिक सरकारी कागजातों जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि पर मां का नाम मैंडेटरी होगा। यह निर्णय 1 मई 2024 से लागू होगा। कागजातों में अपने नाम के साथ मां का पहला नाम, पिता का नाम और सरनेम दर्ज कराना होगा। अनाथ बच्चों को इसमें छूट दी गई है। सरकार के इस कदम से क्या होगा? दरअसल माओ का नाम आधिकारिक दस्तावेज में शामिल करने से बच्चों के जीवन में उनके क्रूशियल रोल को मान्यता मिल सकेगी। साथ ही इससे समावेशन सुनिश्चित होगा। बदलती पारिवारिक संरचना में कई बार सिंगल मदर ही बच्चों का पालन करती हैं। ऐसे में डॉक्यूमेंट्स में उनके नाम से पहचान दी जा सकेगी। व्यक्ति के जीवन में माता पिता दोनों की अहमियत होती है, लेकिन परंपरागत पितृसत्ता की संरचना के चलते आधिकारिक दस्तावेजों में पिता के नाम को शामिल किया जाता रहा है, जो कि समानता के खिलाफ है।
इस कदम से समानता भी सुनिश्चित हो सकेगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इस कदम को राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए? साल 2018 में आयकर विभाग ने साफ किया था कि पैन कार्ड के एप्लीकेशन में उन मामलों में पिता का नाम जरूरी नहीं होगा जहां मदर सिंगल पेरेंट की भूमिका में है। इसके बाद CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नियमों में बदलाव किया। अब पैन कार्ड के आवेदकों के पास सहूलियत है कि यदि मां सिंगल पेरेंट हैं या वे पैन कार्ड पर केवल मां का नाम चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में कुछ अफ्रीकी देशों ने याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा इन देशों में मलेरिया उन्मूलन से संबंधित थी। दरअसल कैमरून की राजधानी याओंडे में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मलेरिया के खिलाफ तीव्र कार्रवाई की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन में मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित 11 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि वर्तमान में अफ्रीका मलेरिया संकट का केंद्र है। सभी वैश्विक मलेरिया मामलों का 94% और उससे संबंधित मौतों के 95% मामले अफ्रीकी क्षेत्र से ही आते हैं। ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सुविधा शुरू करने की सिफारिश की है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को कॉल करने वाले का नाम दिखाएगी, जिससे स्पैम कॉल से निपटने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि यह सुविधा लगभग ट्रू कॉलर के समान होगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर होगा कि सिम कार्ड खरीदते समय आप जो भी नाम इस्तेमाल करेंगे वही नाम आपके कॉल के समय दिखाई देगा। दूसरा सबसे बड़ा अंतर, यह नेटवर्क प्रदाता द्वारा दिखाया जाएगा, अर्थात इसके लिए थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यह सुविधा डेटा गोपनीयता का उल्लंघन कर सकती है, क्योंकि इसके लिए मोबाइल के निर्माता और OS प्रोवाइडर्स ग्राहकों के डेटा को एकत्र करेंगे। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने शेरनी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यहां शेरनी से तात्पर्य शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया से है। यह प्लेटफॉर्म एक विशेषज्ञ प्रोफाइल नेटवर्क प्रणाली प्रदान करेगा। इसमें पंजीकृत महिला वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों से शैक्षणिक सदस्यों को जोड़ा जाएगा तथा इस पहल का उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों को विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में समान रूप से प्रतिनिधित्व दिलाना है, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करना है। यह पहल महिला शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगी। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोजशाला मंदिर के परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करेगा। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके संदर्भ में एक आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में है। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले वाग देवी अर्थात देवी सरस्वती का मंदिर हुआ करता था। वहीं ASI के अनुसार यह मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी ईस्वी में राजा भोज द्वारा बनवाया गया था, जो देवी सरस्वती को समर्पित था, तथा एक महाविद्यालय की भी स्थापना यहाँ की गई थी, जिसे बाद में भोजशाला नाम से जाना गया। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कीर्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ कीर्ति से तात्पर्य खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से है। इसका लक्ष्य भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। यह खेलो इंडिया मिशन के तहत एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इसमें 9 से 18 वर्ष की उम्र के युवा शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिभा की पहचान करके उनके कौशल को निखारा जाएगा। VDEM ने हाल में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग एट द बैलेट अर्थात चुनाव में लोकतंत्र की जीत और हार रखा गया। यह रिपोर्ट स्कोर के आधार पर देशों को शासन के 4 प्रकारों में वर्गीकृत करती है। इसमें लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी शामिल हैं। भारतीय लोकतंत्र को इस रिपोर्ट में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा भारत उन देशों की सूची में शामिल है जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। हरियाणा में सियासी उथल पुथल जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए नायब सिंह सैनी का नाम चुना गया। उन्हें हरियाणा में OBC समुदाय के प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है। यदि हम हरियाणा की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। इसके लिए सितंबर 1966 में संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया था। इसके बाद
हरियाणा पंजाब से अलग होकर भारत का 17वां राज्य बन गया। इसी के साथ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की गई थी? कोचरब आश्रम, फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फार्म या फिर ऑरविले। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? चीन, भारत, सऊदी अरब या फिर यूक्रेन। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, 96वें एकेडमी अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट मूवी का खिताब हासिल हुआ? ओपेनहाइमर, बार्बी, पुअर थिंग्स, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। सही जवाब है विकल्प ए यानी ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न था, दुनिया में मोबाइल फोन के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सही जवाब है विकल्प बी यानी दूसरा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।